वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो ज्योग्राफी पार्ट है एसएसटी का क्लास 10th। तो उसका आज हम एग्रीकल्चर चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है। अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें टोटल 5 मार्क्स होते हैं। 3 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन आता है और 2 एमसीक्यूज आते हैं आपको। ठीक है। तो इस लिहाज से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। तो चलिए हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। इसमें से मैंने जो आपका एग्रीकल्चर चैप्टर है एनसीईआरटी का, वो पढ़ के मैंने ये एमसीक्यूज निकाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है। चलिए हम पहला पॉइंट देखते हैं। 2/3 ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। यानी अगर हम इंडियन पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा देखेंगे, वो किसके साथ मुलविस है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ। याद रखिएगा, 2/3 हिस्सा इंडियन पॉपुलेशन का। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ आल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यानी जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, ये एक टाइप का फार्मिंग है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इसको स्लैश एंड बर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम इस टाइप ऑफ फार्मिंग में क्या देखते हैं, जो प्रिमिटिव फार्मर्स थे वो किसी जंगल का एक टुकड़ा लेते थे, उसमें क्या करते थे, पेड़ सभी काटते थे, फिर क्या करते थे, जो बचे कुछ प्लांट्स होते थे छोटे छोटे, उनको फिर आग लगा देती थी। ठीक है। तो फिर वहाँ पे वो कल्टीवेशन करते थे, इसलिए इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अगर हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फॉर एग्जांपल हम देखेंगे जूमिंग। ये भी एक स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ फार्मिंग है। ये किस स्टेट में पाया जाता है? आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। ठीक है। जूमिंग को मिल्पा भी बोलते हैं मैक्सिको में, याद रखिएगा। जूमिंग को बीवार या दाहिया भी बोलते हैं मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है। अगर हम देखेंगे हाई yielding variety seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides are main inputs used in commercial farming। यानी कि कॉमर्शियल फार्मिंग में मेन इनपुट्स क्या होते हैं? हाई yielding variety seeds होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। यानी कि जब भी हम कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं तो ये इनपुट्स हम ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। प्लांटेशन इज़ अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन जो है ये एक कॉमर्शियल फार्मिंग का टाइप है। ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट हम देखेंगे। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, बनाना और इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। टी जो है, कॉफ़ी है, रबर है या शुगर कैन है, ये इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है इंडिया के। ठीक है। टी अगर हम देखेंगे, ये कहाँ का इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है? आसाम और नॉर्थ बंगाल का, याद रखिएगा। अगर हम कॉफ़ी की बात करते हैं, कॉफ़ी किस स्टेट का इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है? कर्नाटका, याद रखिएगा। रबी का क्रॉप क्या होते हैं? रबी क्रॉप वो होते हैं जिनको विंटर में बोया जाता है। ठीक है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इनको बोया जाता है और इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है? समर में, अप्रैल से लेकर जून तक। ठीक है। वीट, बार्ली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड, अगर हम ये देखेंगे, ये क्रॉप्स क्या है? ये रबी क्रॉप्स है। ठीक है। उत्तर प्रदेश यूपी जो है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट है इंडिया में, याद रखिएगा। ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा वीट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। खरीफ क्रॉप क्या होते हैं? जो जिनको बोया जाता है कब? ऑनसेट ऑफ मूनसून, जैसे ही मूनसून शुरू हो जाता है अर्ली मई में, तभी इसको बोया जाता है। ठीक है। और इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है? सितंबर अक्टूबर में, याद रखिएगा। पैडी हो, मेज़ हो, ज्वार हो, बाजरा हो, जूट हो, ग्राउंडनट हो, ये सभी क्रॉप्स क्या है? खरीफ क्रॉप्स। वेस्ट बंगाल जो है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है इंडिया में। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, इंडिया जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना पहले नंबर पे आता है राइस प्रोडक्शन में, उसके बाद इंडिया आता है दुनिया में दूसरे नंबर पे। ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट हम देखेंगे। कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज़ इन इंडिया। तो अगर हम मेज़ की प्रोडक्शन देखेंगे, सबसे ज़्यादा कहाँ पे निकलती है? कर्नाटका, इंडिया में। ठीक है। 3 crops of paddy are grown in a year: as, अमन एंड बोरो इन आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ये जो 3 स्टेट्स हैं, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, इसमें एक साल में पेड़ी के 3 क्रॉप्स बोए जाते हैं। ठीक है। अस, अमान एंड बोरो, ये 3 पेड़ी के क्रॉप्स है जो कि एक साल में बोए जाते हैं इन 3 स्टेट्स में, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में। क्रॉप्स ग्रोन इन शॉर्ट सीजन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन इज कॉल्ड जैद क्रॉप्स। जैद क्रॉप्स क्या होते हैं? जिन क्रॉप्स को रबी और खरीफ सीजन के बीच में बोया जाता है,
उनको हम बोलते हैं ज़ैद क्रॉप्स, ठीक है, जिसमें हम वाटरमेलन देखते हैं, कुकम्बर देखते हैं, वेजिटेबल्स देखते हैं एट्सट्रा, ठीक है। राइस जो है इज़ अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इंडिया। अगर हम देखेंगे राइस सबसे ज़्यादा खाने वाला क्रॉप है इंडिया में, ठीक है। स्टेपल क्रॉप वो होता है जो जिसको सबसे ज़्यादा खाया जाता है, तो इंडिया में जो स्टेपल क्रॉप है वो राइस है, याद रखिएगा। खरीफ क्रॉप यानी राइस रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। जो राइस है, राइस की कल्टीवेशन के लिए आपको जो टेम्परेचर चाहिए वो अबव 25 डिग्री चाहिए, ठीक है, और कितना एनुअल रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। वीट इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। वीट जो है ये सेकंड मोस्ट सीरियल क्रॉप है आफ्टर राइस। राइस पहला सीरियल क्रॉप है जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वीट है इंडिया में, ठीक है। वीट इज़ मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। वीट अगर हम देखेंगे ये मेन क्रॉप कहाँ का है, नॉर्दर इंडिया है और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री है इंडिया, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रॉप यही जो वीट है यही मेन क्रॉप है वहाँ का, ठीक है। अगर हम देखेंगे जो गंगा सतलुज प्लेन्स है इन नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉयल रीजन्स ऑफ डेक्कन, ये इम्पॉर्टेंट जोन्स है वीट की कल्टीवेशन के लिए। कौन कौन? सतलुज, गंगा सतलुज प्लेन्स और ब्लैक सॉयल रीजन, ठीक है, जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, महाराष्ट्र मेनली, तो वो ब्लैक सॉयल रीजन होता है, ठीक है। Wheat requires 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूट ओवर ग्रोइंग सीजन। तो कितना चाहिए इसको एनुअल रेनफॉल वीट के लिए? 50 टू 75 सेंटीमीटर। जवार, बाजरा एंड रागी आर इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। अगर हम देखेंगे जवार हो, बाजरा हो या रागी है, ये इम्पॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो कि इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। जवार इज़ थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रेस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। अगर हम देखेंगे जवार जो है ये तीसरे नंबर पे आता है जो कि इम्पॉर्टेंट फूड है, किसके हिसाब से? एरिया के हिसाब से भी और प्रोडक्शन के हिसाब से भी ये तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। मेज़ इज़ ए क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फूडर। अगर हम मेज़ की बात करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्रॉप है ऑन मतलब जिसको इस्तेमाल किया जाता है फूड भी एंड फूडर भी। फूडर क्या होता है? जो हम एनिमल्स को चारा देते हैं उसको हम फूडर बोलते हैं, ठीक है। तो मेज़ को फूड और फूडर दोनों इस्तेमाल किया जाता है। मेज़ रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो मेज़ को कितना टेम्परेचर चाहिए ग्रो होने के लिए? 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, और ये ओल्ड एल्यूमिनियम सॉइल में अच्छा ग्रो करता है, ठीक है। इंडिया इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। अगर हम देखेंगे इंडिया सबसे ज़्यादा पल्सेस प्रोड्यूस करता है दुनिया में और कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। पल्सेस इज़ ए लिग्यूमिनस क्रॉप। जो पल्सेस है ये एक लिग्यूमिनस क्रॉप है। इसके बाद एक और पॉइंट हम देखेंगे, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन आफ्टर ब्राज़ील। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे शुगर कैन प्रोडक्शन में ये दूसरे नंबर पे आता है ब्राज़ील के बाद, ठीक है। इन 2015 इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है। अगर हम देखेंगे ग्राउंड नट की प्रोडक्शन में तो इंडिया दूसरे नंबर पे आता था 2015 में। पहले नंबर पे कौन था उस वक्त? चाइना, ठीक है। गुजरात वाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु इन 2015-16। अगर हम 2015-16 की बात करते हैं तो गुजरात सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता था ग्राउंड नट की, उसके बाद राजस्थान आता है, उसके बाद तमिलनाडु आता है। In 2015, India was the second largest producer of tea in the world after China. अगर हम 2015 की बात करते हैं तो चाइना जो इंडिया था वो दूसरे नंबर पे आता था टी प्रोडक्शन में। पहले नंबर पे कौन आता था उस वक्त भी? चाइना, ठीक है। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। अगर हम इंडियन कॉफ़ी की बात करते हैं तो दुनिया में ये मशहूर है अपनी बेस्ट क्वालिटी, ये सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है इंडियन कॉफ़ी, ठीक है। Cultivation of coffee was initially introduced on बाबा बूदन हिल्स। अगर हम कॉफ़ी की कल्टीवेशन देखेंगे सबसे पहले ये कहाँ पे कल्टीवेट की गई थी? बाबा बूदन हिल्स जो कर्नाटका में है, वहाँ पे इसकी कल्टीवेशन पहले हुई थी।
In 2015, India was the second largest producer of fruits and vegetables in world after China. अगर हम 2015 की बात करते हैं, जो इंडिया था वो दूसरे नंबर पे आता था फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में, ठीक है। पहले नंबर पे कौन था? चाइना, ठीक है। रबर इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। रबर अगर हम देखेंगे, रबर की प्रोडक्शन कहाँ होती है ज़्यादा? वो होती है केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में, ठीक है। ये ग्रोन भी वहीं पे ज़्यादा किया जाता है, मेनली ग्रोन, ठीक है। इनको ज़्यादा वहीं पे उगाया जाता है। In 2015, India was second largest producer of cotton in the world after China. अगर हम 2015 ही की बात करेंगे तो इंडिया उस वक्त दूसरे नंबर पे था कॉटन की प्रोडक्शन में, ठीक है। आफ्टर चाइना, चाइना पहले नंबर पे आता था। कॉटन नीड्स अ फ्रॉस्ट पीरियड ऑफ 210 डेज फॉर इट इज ग्रोथ। अगर हम कॉटन की बात करेंगे, इसको 210 दिन चाहिए फ्रॉस्ट पीरियड की अपनी ग्रोथ के लिए, यानी कि ग्रोथ के लिए इसको कितना फ्रॉस्ट पीरियड चाहिए? 210 डेज। जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मोर देन 60% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन। अगर हम देखेंगे, एग्रीकल्चर जो है ये मोर देन 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। लैंड रिफॉर्म्स वाज द मेन फोकस ऑफ 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, अगर हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो लैंड रिफॉर्म जो थे वो मेन फोकस था, मेन फोकस पॉइंट था उस वक्त, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वायर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 1960s एंड 1970s। अगर हम देखेंगे जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थे वो कब इंट्रोड्यूस किए गए? 1960s और 1970s में। Green Revolution and White Revolution were some of the strategies initiated to improve lot of Indian agriculture. तो इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज इनिशिएट किए गए, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन था, ठीक है। अगर हम देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जो गवर्नमेंट ने क्या किया, हाइल्डिंग वेराइटीज़ को इस्तेमाल में लाया गया, मॉडर्न इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए गए एग्रीकल्चर में, या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह अगर हम ऑपरेशन फ्लड का जो मेन मकसद था वो मिल्क प्रोडक्शन को ज़्यादा करना था, तो इसमें जो मिल्क से वाबस्ता जो फार्मर्स थे उनको हर किस्म की फैसिलिटीज़ दी गई, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में जो लिंक था वो कनेक्ट की गई, ताकि जो प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन हो वो कंज्यूमर्स तक अच्छे से पहुँचे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ, इसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से प्रोवाइड किया गया इन फार्मर्स को, तो इस तरह से जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ गई, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड या पर्सनल इंश्योरेंस की एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम फार्मर्स के लिए प्रोवाइड की गई, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट देखेंगे, एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी का जो बैकबोन है वो है एग्रीकल्चर, याद रखिए, क्योंकि 70% जो इंडियन पॉपुलेशन वो डायरेक्टली रिलेटेड है विद एग्रीकल्चर, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है, जो है ये क्या है? ये सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर है वायर सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। अभी मैंने आपको बताया कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है इसमें हम एक सिंगल क्रॉप को ग्रोन करते हैं एक लार्ज एरिया पे, ठीक है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है? जब हम सिल्क वर्म्स को रेयर करते हैं सिल्क की प्रोडक्शन के लिए, सिल्क फाइबर की प्रोडक्शन के लिए, तो इसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर में से, तो आप ये कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसी में से एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।